हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। दिस इज़ चैनल एजुकेशन एक्सप्रेस टीचर्स को अगर आप लोग अभी तक ये लाइक नहीं किए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप सबों तक वीडियो पहुंचता रहे। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन यह सीटेट का प्रीवियस क्वेश्चन से लिया गया। यही सारा क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहा, तो आप लोग इस वीडियो को मिस ना करें। 15 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। 15 क्वेश्चन में आप कितना सही कर पा रहे हैं तो वीडियो के अंतिम में आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आ चुका है हमारे स्क्रीन पे। आप लोग फटाफट से इसका आंसर बताइए। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, तो आप लोग फटाफट से इसका आंसर बताइए। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील की अवधि कौन सी है। तो ऑप्शन ए में है जन्म पूर्व अवधि, ऑप्शन बी में है प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन सी में है मध्य बाल्यावस्था, ऑप्शन डी में है किशोरावस्था। तो आप लोग फटाफट से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिए। तो इसमें देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सा है। भाषा जो अर्जन किया जाता है, भाषा हम ग्रहण करते हैं, तो इसका सबसे महत्वपूर्ण अवधि कौन सा होना चाहिए, किस अवस्था में हम भाषा को ग्रहण कर पाते हैं। तो इसमें भाषा को जो हम सीखते हैं, जन्म के बाद हम सीखना शुरू कर देते हैं, नहीं। प्रारंभिक बाल्यावस्था, जब बालक का मानसिक विकास होना शुरू हो जाता है, अपना गर्दन को, हाथ पैरों को हिलाना डुलाना सीखता है, किसी भी बड़े वस्तु को पूरा पकड़ने का प्रयास करता है, तो उस समय उसकी भाषा में उतना विकास नहीं हो पाता है, तो भाषा ग्रहण नहीं कर पाता है, तो प्रारंभिक वाली अवस्था में भी नहीं होगा। तो किस में होता है, तो मध्य बाल्य अवस्था। किशोरा अवस्था तो बहुत आगे चला गया, तो आपका हो जाएगा मध्य बाल्य अवस्था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंज कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था है। इसमें लॉरेंज कोलबर्ग के द्वारा दिया गया यह नैतिक विकास का सिद्धांत है। लॉरेंज कोलबर्ग के अनुसार दिया गया 4-5 स्टेजेस हैं, अवस्थाएं बताई गई है, 4 अवस्थाएं बताई गई है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं उसके द्वारा बताया गया ऐसा कौन सा अवस्था जो है इसमें आप लोग को दिया हुआ है। तो लॉरेंज कोलबर्ग के दिया हुआ है, तो वो आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन इसमें दिया हुआ है प्रसुप्ति अवस्था, जन्म अनुबंधन अभिविन्यास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये तो जीन पियाजे ने दिया है, तो लॉरेंज कोलबर्ग तो दिया ही नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। इसके बाद अगला देखते हैं ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आप लोगों को पूरा दिख सके। तो इसमें आप लोग डी पढ़ सकते हैं, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था, तो यह भी नहीं होगा। तो आप लोग फटाफट से इसका आंसर देते रहिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होता है, और तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग फटाफट से इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में लाइव चैट में आप लोग देते रहिए। अगला क्वेश्चन आ गया है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़की की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है। हर एक क्लास में यह क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप लोगों को कहने का ज़रूरत ना पड़े, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को मिस ना करें। यह क्वेश्चन सभी
शिफ्ट में पूछा गया हो यह क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए। जितने भी क्वेश्चन लेकर के आते हैं सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर सीटेट का तैयारी अगर करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि सभी को यह क्लास इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है, यह क्लास सभी को मिल सके। आपका सहायता होगा, इसके बाद आपके दोस्तों को भी थोड़ा बहुत सहायता इस क्लास से मिल जाएगा। अगर वो सीटेट देना चाहते हैं तो आप लोग फटाफट से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट बताइए। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ, इसमें देखिए थोड़ा समझते हैं। किसी भी कोई एक शिक्षक है, वह लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। लड़कियों को उतना नहीं ध्यान देता है, जो क्या पढ़ रही है नहीं पढ़ रही है, अपने मन से पढ़ रही है। फिर वहाँ पे अगर लड़का है, लड़का को अधिक ध्यान दे रहा है, कुछ भी अधिक समझा रहा है, अधिक पढ़ाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन लड़की पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार का शिक्षक को हम क्या कह सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर है जेंडर पक्षपात, जेंडर पहचान, जेंडर संबंधता, जेंडर समरूपता। तो ये सभी में से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जेंडर पक्षपात कर रहा है, वो एक दूसरे को बांट रहा है, जो रूढ़िवादिता कर रहा है, जो जेंडर रूढ़िवादिता कर रहा है, अपने एक को ज़्यादा मान्यता दे रहा है और लड़कों को ज़्यादा मान्यता दे रहा है, तो लड़कियों को कम दे रहा है। तो इस तरह से कभी हम कह सकते हैं जो लड़कियां बाहर की काम नहीं करती है, लड़के बाहर की काम करेंगे, लड़कियां घर के ही काम में सीमित होती है। इस प्रकार का अगर भी क्वेश्चन आए तो आप उसमें लगा सकते हैं जेंडर पक्षपात या जेंडर रूढ़िवादिता। तो इसमें जेंडर का कोई पहचान नहीं कराया जा रहा है, कोई संबंध नहीं कराया जा रहा है, कोई समरूपता देखने को नहीं मिल रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भाषाओं में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका का अनुपात को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? ऐसा कौन सा रूढ़िवादिता है जो कि भूमिका का अनुरूपता को वह कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्धि को वह प्रभावित करता है? तो ऑप्शन ए में है जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा, जेंडर विशिष्ट भूमिका को महत्व देना, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, देना चाहिए, जेंडर प्रतिता का खेल समूह बनाना, जेंडर का एक समूह बनाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना चाहिए, उसको पृथक पृथक करके बैठाने की व्यवस्था करना चाहिए। तो आपका यह भी सही है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है भाषाओं में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर की भूमिका का अनुरूपता को कम करने के लिए कौन सा इसमें पद्धति प्रभावशाली है? तो क्वेश्चन आपका निगेटिव पूछा है, तो आपका उत्तर भी निगेटिव होगा। इसलिए बी पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है और डी पॉजिटिव है, यह सभी ऑप्शन सही है। लेकिन क्वेश्चन पूछा है गलत, तो उत्तर भी हमको देना होगा गलत। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन सीटेट में पूछा जाता है। क्वेश्चन को निगेटिव कर देता है तो आपको उत्तर भी निगेटिव में ही देना होगा। तो आपका तीनों ऑप्शन यहाँ पॉजिटिव दिख रहा है, तीनों ऑप्शन पॉजिटिव है, एक ही ऑप्शन निगेटिव है जो कि आपका आंसर है।
तो चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को समझ ही गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ आपके स्क्रीन पे आ गया है। फटाफट से इसका आंसर कमेंट लाइव चैट में देते रहिए। आप लोग इस क्लास लाइव जुड़ने का प्रयास कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि लाइव नहीं जुड़ पाते हैं और वीडियो बाद में देखते हैं। आप लोग लाइव जुड़ने का प्रयास कीजिए। अगर आप लोग लाइव नहीं जुड़ पाते हैं और टाइम का अभाव है, जिस टाइम में आप पढ़ना चाहते हैं, लाइव देखना चाहते हैं, तो आप लोग को एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए जो आप लोग किस टाइम में वीडियो चाहते हैं। तो उस टाइम में हम वीडियो लेकर के आने का प्रयास करेंगे। अगर हो सके तो आप लोग का अब क्लास शाम के 7 बजे दिया जाएगा, जिससे कि उस समय आप लोग शायद फ्री रह पाएंगे। अगर 7 बजे का समय आप लोगों को ठीक लग रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हाँ यस लिख करके भेजिए, या अपना टाइम भी बताइए जो आप लोग किस टाइम में वीडियो चाहते हैं लाइव। तो आप लोग ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन और सामाजिक एवं सांस्कृतिक के विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? तो यह कुछ वैज्ञानिक के नाम दिया हुआ है। जो कौन ऐसा वैज्ञानिक है जो सामाजिक सांस्कृतिक विषय वस्तुओं को महत्व दिया हो? तो जॉन बी वाटसन, लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे, लॉरेंज कोलबर्ग। तो आपका यह सामाजिक सांस्कृतिक का किसने यह थ्योरी दिया है उसका नाम बताना है। तो आप लोग फटाफट से इसका आंसर 5 का आंसर लाइव चैट में बताएं। अगर आप लोग लाइव चैट में नहीं जुड़ पाए हैं तो अपना कमेंट में भी आंसर दे सकते हैं। जो 5 का बी होगा तो बी दे सकते हैं, सी होगा तो सी दे सकते हैं, ए है तो ए दे सकते हैं। इस तरह से 5 का ए बी करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं। तो चलिए इसका 5 का आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। लेव वाइगोस्की का ही कहना है जो सामाजिक सांस्कृतिक के द्वारा ही बच्चे अपने ज्ञान को अर्जित करता है, सीखता है। तो सामाजिक और सांस्कृतिक इसके लिए बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लेव वाइगोस्की का यही सिद्धांत है, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। अगर इसके बाद जीन पियाजे का देखा जाए तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का थ्योरी दिया गया है। तो इस प्रकार से आप आगे भी देख सकते हैं। लॉरेंज कोलबर्ग के द्वारा भी नैतिक सिद्धांत दिया गया है। तो इस प्रकार से सब अलग अलग अपना थ्योरी दिया हुआ है। तो इस थ्योरी पर भी अलग से एक मैराथन क्लास सब भी लेकर के आएंगे। इससे पहले आप लोग इस सभी क्लास को देखिए, और आगे अगर एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला होगा, एग्ज़ाम 2 महीना पहले से ही आप लोग का क्लास, और इस पे रेगुलर 1-2 क्लास ज़्यादा भी लेकर के आएंगे और उसमें मैराथन क्लास भी ऐड कर देंगे, जिससे कि होगा जो जिस टाइप में क्वेश्चन आता है उसका पूरा थ्योरी ही लेकर के आएंगे। जैसे लेव वाइगोस्की, पियाजे, इसके बाद लॉरेंज कोलबर्ग, ये सब के द्वारा जो पूछा जाता है तो वो सभी थ्योरी सबको निचोड़ करके एक मैराथन क्लास सब लेकर के आएंगे। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। तो अभी से अधिक बच्चे इसमें आप लोग जुड़ सकते हैं। जितने जुड़िएगा उतना इसमें आगे सभी को हेल्प मिल सकता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की जन्मा एक लड़की का नाम हो सकता है या लड़का का। जन्मा स्वयं से कहती है, लड़की का नाम है, कहती है तो नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गड्ढे रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। यह एक पहेली है। यह पहेली इस प्रकार वार्ता को लेव वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? तो ऑप्शन है ए है व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना। बी, सी में है पार या ढांचा। सी है आत्म केंद्रित वार्ता। तो आप लोग फटाफट से 6 का फटाफट से लाइव चैट में उत्तर दे जो इसका क्या उत्तर होने वाला है। इसमें एक पहेली दिया हुआ है। यह पहेली 5 वर्ष की एक जन्मा स्वयं से वह कहती है, किसी दूसरे से नहीं, स्वयं से कहती है जो नीला टुकड़ा है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं। अगर उसे बताया जाता है जो क्या यह है, तो बोला नहीं, यह वाला नहीं, अपने मन में कर रहा है, किसी को नहीं कर रहा है। गड्ढे रंग वाला, इससे यह जूता पूरा बन जाएगा। तो यह पहेली है। तो इसका जो है तो हो जाएगा व्यक्तिगत वार्ता। वह स्वयं से कह रही है तो अपने आप से व्यक्तिगत हो गया, किसी दूसरे से नहीं, दूसरे के साथ नहीं कर रहा है, कह रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे आ गया। फटाफट से इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होने वाला है। बच्चों को संकेत देकर आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ए में है प्रबलन, अनुबंधन, मॉडलिंग, पार या ढांचा। तो आप लोग इसका फटाफट से आंसर बताइए 7 का क्या होने वाला है। देखिए, कोई भी बच्चे को किसी प्रकार का संकेत आवश्यकता पड़ने पर सहयोग करना चाहिए। किसी भी उदाहरण को अगर हम दे दिए तो इसे आधा हल करके दे दिए, तो बच्चे को बोले आधा हल करके आप इसे जल्दी से दिखाओ, तो वह क्या करेगा, फटाफट से उसे आधा हल करके दिखा देगा। तो इस प्रकार अगर बच्चों की उसमें कुछ सहायता हम प्रदान करते हैं, उसी को हम कहते हैं पार या ढांचा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 7 का ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषित करता है? देखिए, अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आगे कंटिन्यू लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिए। अगर 15 क्वेश्चन अगर देख लेते हैं तो 15 क्वेश्चन में निश्चित ही आप लोग सॉल्व करना धीरे धीरे सीख जाइएगा। अगर 15 क्वेश्चन डेली अटेम्प्ट करते हैं तो आपका अगर 30 दिन रेगुलर क्लास कर लेते हैं तो 100% का गारंटी देकर कहते हैं जो आप यह CDP का क्लास अच्छी तरह से और अपना 30 में 30 रैंक ला सकते हैं। उसमें 1-2 नंबर को भी छांट दीजिए, फिर भी आप 28-25 से प्लस ही नंबर स्कोर कर सकते हैं इस क्लास को।
इसीलिए आप लोग जितने भी वीडियो डाल रहे हैं लेकर के आ रहे हैं आप लोगों के सामने, सभी वीडियो को आप लोग एक बार प्ले करके ज़रूर देखिए, तो आप लोग का सीटेट निकल जाएगा। कोई बड़ा एग्ज़ाम सीटेट का नहीं है, सिर्फ पढ़ाई पे आप लोग फोकस कीजिए, आराम से डेफिनेटली एग्ज़ाम निकल जाएगा। आप लोग सभी सब्जेक्ट पे ध्यान दे सकते हैं। अगर हो सके तो आगे सभी दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बता सकते हैं, लिंक शेयर कर दीजिए उसे, ताकि सभी को पता चले जो अब सीटेट का तैयारी स्टार्ट हो चुका है, वो भी बिल्कुल ही मुफ्त। और एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहता हूँ, वह इन्फॉर्मेशन है, अगर आप लोग अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइनिंग नहीं किए हैं तो वो जा कर के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं, ताकि समय समय पर आप लोगों को वीडियो मिलता रहे। उस टेलीग्राम पे होगा तो पीडीएफ सब भी शेयर करते रहेंगे, तो आप लोग पीडीएफ सबको भी देख सकते हैं। तो इसलिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है टेलीग्राम। मेरा यह टेलीग्राम चलता है एजुकेशन एक्सप्रेस टीचर्स। अगर आप जा कर के सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे तो आपका वह आ जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर दीजिए, या नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग जा कर के उस लिंक को टच कीजिए और आप डायरेक्ट इस टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। एजुकेशन एक्सप्रेस टीचर्स के नाम से टेलीग्राम बना हुआ है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं कर लेंगे आप सभी का, तो आज का यह 8वां क्वेश्चन का उत्तर बताने वाले हैं, तो आप लोग फटाफट से इसका आंसर लाइव चैट में देते रहिए और इस वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिए। कोई आधा अधूरा छोड़कर जाइएगा तो फिर आप नहीं सीख पाइएगा। सीटेट का यह एग्ज़ाम ही महत्वपूर्ण है, जो आप सभी क्लास को अटेंड करते हैं तो आप डेफिनेट ही सीटेट का एग्ज़ाम निकाल पाएंगे, अन्यथा फिर मुश्किल है। तो चलिए यह 8 का आंसर क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है जीन पियाजे के प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता बताना है। परिकल्पित निगात्मक तर्क या साध्यात्मक विचार, संरक्षण, कक्षा समावेशन, अस्थायीगत अनुकरण, पदार्थ स्थायित्व है। इसके बाद प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुत्क्रमणीयता। तो आप देख सकते हैं, फटाफट से इसका आंसर बताएं। आप लोग का 8 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2, संरक्षण, कक्षा समावेशन। संरक्षण करके हम जीन पियाजे का कहना है मूर्त संक्रिय अवस्था में यह संरक्षण करके सीखता है, कक्षा में समावेशन करके सब एक प्रकार से नहीं सीखते हैं, सब अलग अलग प्रकार से सीखते हैं, कक्षा में समावेशन होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाता है। फटाफट से आप लोग इसका आंसर देते रहिए सभी क्वेश्चन का। लास्ट में स्कोर आप लोग को बताना है कितना आया है। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर लाइक आप लोग करते रहिए। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? तो ऑप्शन ए स्कीमा, अवलोकन, अधिगम, अनुबंधन या प्रबलन। तो इसका आंसर आप लोग फटाफट से देते रहिए। इसका आंसर हो जाएगा ए स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा किसको कहता है? तो स्कीमा देखिए समझिए सिंपल सा, स्कीमा वह शब्द है जो कि हमारे ब्रेन किसी भी वस्तु को, जैसे आप लोग देख सकते हैं
किसी भी चीज़ को अगर याद करते हैं तो उसे हम अपने स्कीमा में याद रख सकते हैं। स्कीमा एक ब्रांड का नाम है जो कि इसके अनुसार हम किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम जानकारी लेते हैं तो पहले अपना अग्र स्कीमा में समायोजित करते हैं, फिर उसके बाद उसे अगर रिपीट करते जाते हैं, बार बार रिपीट करते जाते हैं, तो फिर वह धीरे धीरे अंदर वाली स्कीमा में प्रवेश कर जाता है। तो अंदर वाले स्कीमा में जब हम किसी भी चीज़ का या किसी का नाम ही कर लेते हैं तो उसका नाम हम कभी नहीं भूल पाते हैं। तो इसलिए आपका स्कीमा दो प्रकार का होता है। स्कीमा दो प्रकार का होता है, एक अग्र स्कीमा, एक बैक स्कीमा कह सकते हैं। तो अगर वो निचले स्कीमा में चला जाता है तो वह चीज़ हम कभी नहीं भूल पाते हैं। जैसे आप लोग इसमें उदाहरण देकर बताते हैं, जैसे आप लोग पहाड़ा, काउंटिंग, इसके बाद जो भी शब्द वर्ण जो आप लोग सबसे पहले बचपन में पढ़े हैं वह चीज़ आपके अंदर वाले स्कीमा में प्रवेश हो चुका है, तो वो चीज़ आप लोग कभी नहीं भूल पाइएगा। तो इसीलिए जीन पियाजे का यह संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में जीन पियाजे का संरचना बताया गया है जो स्कीमा के बारे में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इतना प्रयास करके आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो को देख करके चले जाते हैं। बस ये अगर पसंद आ रहा है तो कम से कम लाइक करके जाइए, अगर पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक करके जाइए। लेकिन लाइक या डिसलाइक आप लोग करके हमें ज़रूर बताएं जो आप लोग को यह वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। सिर्फ समझाने में आप लोग को टाइम लगता है, बस कंटिन्यू बने रहिए। इतना क्वेश्चन करते हैं, अगर 15 क्वेश्चन कर लिए तो आप लोग इससे 45-50 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अपने से। एक क्वेश्चन पे आधारित दूसरा क्वेश्चन आता है। तो आप लोग अगर अभी तक क्लास को 5वां क्लास को देखे हैं तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा तो किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। क्या वही क्वेश्चन रिपीट आता है? बिल्कुल वही रिपीट होता है, सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट अलग होता है, थ्योरी एक ही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना? नहीं। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना? चलिए बी नंबर तो पॉजिटिव लग रहा है। विद्यार्थी के प्राप्त अंकों के आधार पर उनको नामांकित करना। अब उसका कितना प्राप्त अंक हुआ उसके अनुसार आप उसे नामांकित कर रहे हैं, तो यह तो होगा नहीं। रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। कभी भी रिपोर्ट कार्ड में किसी बच्चे को ज़्यादा अंक दे दिए, किसी बच्चे को कम अंक दे दिए, जो पढ़ने वाला है उसे और बढ़ा चढ़ा के अंक दे दिए। होता है जो कभी कभी गार्जियन के द्वारा जो कहा जाता है जो मेरा स्टूडेंट अभी तक आगे नहीं बढ़ रहा है, कम नंबर ला रहा है, उसके अनुसार उसे रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करते रहते हैं। तो इस प्रकार का व्यवस्था नहीं करना है। तो आपका ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। तो बस एक ही सही है जो कि ऑप्शन नंबर बी है। उसकी भ्रांतियों को समझना चाहिए, उसकी अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता को भी समझना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि एक निश्चित योग्यता, यहीं पे काट देना, निश्चित नहीं है। बुद्धि को मानकीकृत दिग्गज काट देना, परीक्षणों के प्रयोग सटीक रूप से मापा जा सके एवं निर्धारित किया जा सके। कभी भी बुद्धि को निर्धारित नहीं किया जा सकता है, कभी भी मापा नहीं जा सकता है, कभी भी तौला नहीं जा सकता है। बुद्धि को बस महसूस कर सकते हैं, तो इसलिए भी नहीं होगा। बुद्धि एकात्मक कारक एवं एकांकी, एकात्मक नहीं है, बहुकारक है। एकांकी विशेषक नहीं है, बहु एकांकी
बहुविशेषक है, तो आपका ऑप्शन ये भी ए बी सी नहीं होगा। तो डी पढ़ते हैं, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल पर योग्यताओं का एक समूह होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग अपना मिलान करते जाइए जो आपका कितना सही आप कर पा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधान के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही के गुणों का प्रदर्शन कर रही। रूही एक लड़की का नाम है जो हमेशा समस्या से एक से अधिक समस्या के बारे में सोचती रहती है और वह समाधान के मौलिक होते हैं। तो उनका रूही का गुण जो प्रदर्शन कर रही है, तो वह किस प्रकार का गुण प्रदर्शित कर रही है? तो सृजनात्मक विचारक, अविचारिक के विचारक, अन्वयन विचारक, आत्मकेंद्रित तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन बी अभिसारिक विवेचना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सृजनात्मक विचारक, सृजनात्मक सृजन करके जो वह अपने आप में एक से अधिक समस्या का समाधान के बारे में सोचती है, वह काफ़ी समाधान उससे मौलिक होते हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 2 क्वेश्चन और बच गया है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो यह क्वेश्चन आप लोग करते रहिए, फटाफट से अपना लाइव चैट में उत्तर देते रहिए। तो क्या होने वाला है फटाफट से बताइए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, कभी भी बच्चों को विद्यालय छोड़ने नहीं कहना है। इस स्थिति को जैसी है वैसी स्वीकार कर लेना चाहिए, यह भी नहीं होने वाला है। इस स्थिति जैसा स्थिति है ऐसा स्थिति नहीं करना है, वैसे नहीं रहने देना, उसमें बदलाव करना है, नया तरीका ढूंढना है। सी देखते हैं, इन विद्यार्थियों में अपनी अपेक्षाओं को अधिक बढ़ाओ, कभी भी अपेक्षा को कम नहीं करना है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। होने क्या वाला है ऑप्शन आप लोग देखते रहिए, फटाफट अपना आंसर देते रहिए। अपनी कक्षा पद्धति विचार करना चाहिए, अपनी कक्षा पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों के सभा गीत में सुधार करने के लिए नए तरीका ढूंढना चाहिए। तो बिल्कुल ही सही बात है और पॉजिटिव बात यही लग रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आ गया। तो चलिए इस क्वेश्चन के, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शिक्षक योजना को तैयार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो गलत। अभी तैयार करना चाहिए, यह भी गलत। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव लग रहा है। तैयार करने के लिए हतोत्साहित नहीं करना है, प्रोत्साहित करना है, प्रोत्साहित करना चाहिए, हमेशा कभी भी हतोत्साहित नहीं करना है, तो आपका ऑप्शन डी भी नहीं होगा। ए बी तो पहले ही कट गया, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सी सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
तो चलिए नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। इस क्वेश्चन का आप लोग फटाफट से आंसर बताइए। तो 15 क्वेश्चन है, पठन वैकल्प्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाह। ऑप्शन बी पॉजिटिव लग रहा है। धारा प्रवाह पढ़ने में अक्षमता, यह तो अक्षमता हो, यह तो होगा नहीं। एक ही गति विषयक कार्य के बारे में दोहराना, यह भी नहीं होगा। तो आप लोग फटाफट से 15 का आंसर बताइए क्या होने वाला है। 15 का आंसर आप लोग फटाफट से बताइए। एक बार फिर से देख लेता हूँ। ऑप्शन अपसारी चिंतन को, अपसारी चिंतन पढ़ने की धारा को, अपसारी चिंतन जो पढ़ने की धारा को प्रवाहित करती है, नहीं यह तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। धारा जो है वह प्रवाह पढ़ने की अक्षमता पर निर्भर नहीं करती है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आप लोग का कितना स्कोर हुआ है 15 में? आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताइए। 15 में आप कितना सही कर पाए हैं? तो आप इस लाइव चैट में बताइए। अगर लाइव चैट में नहीं जुड़ पाए हैं तो कमेंट बॉक्स में ही बताइए। लेकिन आप लोग जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी ज़रूर बताइए जो आपका कितना स्कोर आ रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से लाइक का बटन को प्रेस कीजिए और अपना एक लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर करते रहिए। सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आप सबों तक यह वीडियो टाइम पर मिलता रहे। तो आप लोग ये सब कर सकते हैं। तो अगला नेक्स्ट क्लास आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। सीटेट का CDP का क्लास अभी चल रही है तो आगे सभी सब्जेक्ट का भी तैयारी कराया जाएगा। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद।